ओके। तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के ऊपर था, हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हर चीज़ को जाना। तो एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं। हम लोग ने पिछले लेक्चर में हमारी क्या क्या चीज़ों को देखा था। हम लोग ने स्टार्ट किया था कि कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक, कंडक्टिंग मटेरियल्स देखा, देन रेजिस्टिव मटेरियल्स देखा, देन प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होती हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा, और कॉपर एल्यूमिनियम के बीच में एक बेसिक कंपैरिजन हम लोग ने देखा था। ठीक है। अब हम लोग अपना उसके आगे बढ़े, तो फिर हम लोग ने मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखा था। मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हम लोग ने देखा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हम लोग ने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से अपने आप को रूबरू कराया, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है ना। इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, काइयम क्या चीज़ है। ठीक, ये चीज़ें हम लोग ने देखा। डायमैग्नेटिक मटेरियल देखा, देन पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखा, एंड देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंड एट द एंड हम लोगों ने देखा फेरीमैग्नेटिक मटेरियल एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। तो आज का हम लोग जो हमारा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ये डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे अंडर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टार्टिंग विद सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, ज़्यादा हम लोग को डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू टाइप से हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे ही आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसको हम लोग बहुत ही इजीली मैग्नेटाइज कर सकें और उतने ही इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकें, है ना। तो कैन बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। कैन बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, तो क्योंकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग बहुत ही इजीली मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं, और वैसे ही हम लोग उसको इजीली डीमैग्नेटाइज कर पा रहे हैं। इस वजह से हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूज्ड फॉर मेकिंग यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग बना रहे हैं, ये तो पहला आपका एक कहना चाहिए कि बेसिक यूज हो गया। इसका हम लोग एप्लीकेशन कहाँ पे है, हमारे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का, या फिर ये कहा जाए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया, इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर्स, है ना। ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर के कोर में। ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। वो क्या होता है हमारा, जो हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, स्टील में 5% सिलिकॉन को ऐड करते हैं, उसका हम लोग इसको यूज करते हैं एज ए ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है। तो ये इसका बेसिक यूज हो गया, एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड एज एन ट्रांसफार्मर कोर। ठीक। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो खास प्रॉपर्टी है, जिस वजह से ये बहुत ही इजीली मैग्नेटाइज और बहुत ही इजीली डीमैग्नेटाइज हो पाता है, वो क्या है, वो है इसका रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, है ना। और ये क्या होती है, लो लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोवर्सिविटी। तो ये हमारा हुआ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। तो पहला हुआ हम जो यूज कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन। सेकंड है हमारा FeSi एलॉय, है ना। सिलिकॉन स्टील है, बेसिकली 5% ऑफ सिलिकॉन हम लोग ऐड करते हैं, ताकि हम उसको क्या कर ना सके,
उसको ज़्यादा रेजिस्टिव बना सके, है ना। 5% से ज़्यादा सिलिकॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कोर है वो ब्रिटल हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। ठीक, FeSiL है, या फिर आप कहो तो सिलिकॉन स्टील। सिंपली मैं लिख देता हूँ सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। ठीक है। तो ये हमारे होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जनरली हम लोग से मिस्टेक ये होता है कि हमको लगता है कि जो हमारा सिलिकॉन स्टील है ये क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ही है, ये हमारा क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। बट सभी ध्यान रखेंगे यार इस चीज़ का कि सिलिकॉन स्टील जो होती है हमारी, वो क्या होती है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आती है। ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का अगर मैं BH कर्व बनाऊं तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा। मैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का आपको BH कर्व बना के दिखा रहा हूँ। बी एच BH curve for soft magnetic material will look like something like this. ठीक है। इस तरीके से रहता है ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, बहुत ही पतला सा लीफ लाइक दिखता है। अब इसमें जो हम लोग कहेंगे कोअर्सिविटी, जो कोअर्सिव फोर्स होता है, मैं आपको जब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बनाऊंगा तो वहाँ थोड़ा सा ब्रॉड बनेगा, तो वहाँ पर्टिकुलरली आपको नजर आएगा ठीक तरीके से, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। ये होता है हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट वन इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और कहाँ यूज किए जाते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज हम लोग कर रहे हैं अपने फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, है ना। बट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, दे आर यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो मटेरियल्स विच आर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने बोला सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड हार्ड टू डीमैग्नेटाइज। मटेरियल विच आर हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। मटेरियल्स मतलब एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो वो खुद से डीमैग्नेटाइज होना नहीं चाहता है इजीली, विच आर हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ठीक है। सेकंड थिंग यूज कहाँ करते हैं हम लोग, यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, used for making permanent permanent मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी होगी, जैसे यहाँ पे थी लो रिटेंटिविटी, तो यहाँ पे रिटेंटिविटी क्या होगी, हाई होगी, हाई रिटेंटिविटी। ठीक। हाई परमिएबिलिटी। ठीक। एक और काइयम जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो क्या होता है, लो होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ठीक है। अगर मैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या बनाऊं, एक BH कर्व बनाऊं, तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा मुझे। BH, तो ठीक है, ये हमारा रहा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक। अब इसके अंदर जो ये पार्ट है, ये हमको दिखाता है कि इसको हमको कितना एक्स्ट्रा कोर्सिव फोर्स लगेगा। कोर्सिव फोर्स।
ये जो पार्ट है ये दिखाता है हमको रेसिड्यूअल फ्लक्स, कि इसके अंदर कितनी रेसिड्यूअल फ्लक्स बची हुई है। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी, है ना, ये पॉइंट दिखाती है हमको रिटेंटिविटी। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि रिटेंटिविटी इसमें किस यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर में। जो कोअर्सिविटी होती है, जो कोअर्सिव फोर्स है हमारा, कोअर्सिव फोर्स या कोअर्सिविटी जो है हमारी, इसको हम लोग किसमें दिखाते हैं, तो ये एम्पियर टर्न पर मीटर में शो करते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए यहाँ से, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, एग्जाम्पल रह गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं हमारे कार्बन स्टील, कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, टंगस्टन स्टील, और एट लास्ट ये हुआ अल्निको। अल्निको क्या चीज है, अल्मीनियम निकल एंड कोबाल्ट। उसमें भी कितना, एल्यूमिनियम 45%, निकल जो रहेगा वो कितना रहेगा 40%, और कोबाल्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा 15%। ठीक है, तो अल्निको एक एलॉय है जो कि मोस्ट कॉमनली और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फॉर मेकिंग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर है ये चीज़? ठीक। तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ किसके बीच में, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम लोग छोटे सी चीज देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, एसएससी जेई में इसके ऊपर ना कुछ कुछ क्वेश्चंस बने थे, क्योंकि वहां बन चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ भी थोड़ा सा आने के चांसेस हैं, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जैसा वहाँ का स्टेज वन होता है वैसे ही कुछ हमारा भी रहेगा एग्जाम। तो सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर जैसा कि हमको नाम से ही मालूम चल रहा है कि जो इसकी कंडक्टिविटी होगी बहुत ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। तो इसकी रजिस्टिविटी पे क्वेश्चन बनेगा कि इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी। तो रजिस्टिविटी दैट इज रो इज इक्वल टू जीरो ना। और ये जो रजिस्टिविटी होती है सुपर कंडक्टर, ऐसा नहीं होता कि हर समय हमारा अवेलेबल रहता है, एक पर्टिकुलर सर्टेन टेम्परेचर पे रहता है। वो टेम्परेचर को आप ट्रांजिशन टेम्परेचर कहिए या क्रिटिकल टेम्परेचर कहिए, तो बिलो सर्टेन ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स रजिस्टिविटी विल बी जीरो। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ससेप्टिबिलिटी काइम जो है, काइम की वैल्यू कितनी होती है सुपर कंडक्टर के लिए। फॉर सुपर कंडक्टर काइम वैल्यू इज -1। जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है, -(h) होता है। म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है। और अपन अगर एक एग्जांपल की बात करें, तो एक एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, वो किसका ले सकते हैं, मर्क्यूरी का। क्लियर। तो ये सुपर कंडक्टर के बारे में हमको ये तीन चीज बेसिकली याद रखनी है कि कायम की वैल्यू इज इक्वल टू -1, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज जीरो, एंड फॉर एग्जांपल सुपर कंडक्टर अगर है तो वो कौन है हमारे पास, वो है मर्क्यूरी। क्लियर। वो भी कब होगा, बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। हर मटेरियल के लिए, हर एक टाइप के मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट है। क्लियर। एक और फिनोमिना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसपे आप वैसे भी इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते ही हो, मैं बस यहाँ पे उसको आपको याद दिला दे रहा हूँ, ऐसे ब्रशअप सा कर दे रहा हूँ। वो है हॉल्स इफेक्ट। हॉल्स इफेक्ट, हॉल इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, जो कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर से हो, मतलब उसके परपेंडिकुलरली होते हुए जा रही हो, तब क्या होता है, हमारा जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, विच इज इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक।
स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग इसका। इफ द करंट if the current carrying specimen if the current carrying specimen is placed in a transverse magnetic field placed in a transverse magnetic field, an electric field is produced या induced, and electric field is produced or induced perpendicular, मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, perpendicular to both current and magnetic field। ठीक है, ये हॉल इफेक्ट का हम लोग यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग वेदर सेमीकंडक्टर इज पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो वो सब चीजें हम लोग हॉल इफेक्ट से ही करते हैं। हॉल इफेक्ट आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा ही होगा, इस वजह से मैं यहाँ ज्यादा उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना। ठीक, दो फिनोमिना हम लोग और देख लेते हैं। सिंगल सिंगल लाइन का फिनोमिना है कि क्या होता है। एक आपने वर्ड सुना होगा एनीलिंग, एनीलिंग। एक होता है कार्बुशिंग। फर्स्ट वन इज एनीलिंग एंड सेकेंड वन इज कार्बुशिंग। एनीलिंग प्रोसेस किस लिए किया जाता है? टू सॉफ्टन द स्टील, सॉफ्टन द स्टील। हमारी स्टील हमारे पास है, उसको हमको सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस यूज करते हैं? एनीलिंग का। कार्बोसिंग क्या है? टू हार्डन द स्टील, टू हार्डन द स्टील। ठीक, तो सुपर कंडक्टर हो गया हमारा, हॉल इफेक्ट हो गया। हॉल इफेक्ट तो कुछ है नहीं खास। एनीलिंग और कार्बोसिंग क्या होता है ये हम लोग जान गए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना जो बेसिकली कहना चाहिए कि हमारा मटेरियल वाला जो पार्ट था उसको हम लोग ने फिनिश किया। अब हम देखेंगे क्या चीज को, कुछ एलॉयज जो हम लोग इन जनरल बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ एलॉयज। वैसे आप लोग काफी सारे एलॉयज ऑलरेडी केमिस्ट्री में आई थिंक पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट और मोस्ट कॉमन एलॉय है उसको हम लोग कहते हैं सोल्डर। आपने वर्ड सुना होगा भाई, इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, कोई चीज हमारी टूट गई, है ना, एमसीबी में या फिर जो भी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी सोल्डरिंग करते हैं। तो ये जो सोल्डर है वो क्या चीज होता है और सोल्डरिंग किससे की जाती है? तो इट इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। इट इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। टिन का जो परसेंटेज है ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। टिन 63%। ठीक है, और लेड जो है, जो बचा हुआ क्या होगा? 37%। ठीक है, एलॉय होता है किसका ये? शोल्डर जो है वो किसका एलॉय है? इट इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ठीक, जो यूज करते हैं कहाँ पे हम लोग सोल्डर का? टू जॉइन टू मेटल ऑब्जेक्ट, यूज्ड टू जॉइन टू मेटल ऑब्जेक्ट्स। दो मेटल ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ने का ये काम आता है। ठीक है ना। अब जब भी हम लोग सोल्डर करेंगे तो हमको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जब मैं सोल्डरिंग का काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जो हमारा सोल्डर है उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है।
और जहाँ पे भी जिसको भी चिपकना रहता है उसके साथ, मतलब वहां पे हम लोग उसको पर्टिकुलरली अप्लाई करते हैं। अब अगर जो मेरा सोल्डर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई होगा, तो दिक्कत ये होगी कि हो सकता है कि मेरे सोल्डर के मेल्ट होने से पहले मैं जिस चीज पे उसको मेल्ट, जिस चीज को मैं सोल्डरिंग करने जा रहा हूँ, वो चीज, वो मटेरियल खुद ही क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो हमको क्या करना है कि जो मेटल जिसको हम लोग सोल्डर करने जा रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, कम टेम्परेचर पे हमारा ये जो टिन और लेड का एलॉय है ये मेल्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान में रखना है बात को। हम लिखेंगे solder is a metal alloy that melts at a lower temperature that melts at a lower temperature than the at a lower temperature than the metal being soldered. The metal being soldered, ठीक है। तो एग्जाम में जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो क्या होंगे कि किसका एलॉय है, टिन और लेड का एलॉय है, क्या काम आता है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, जिस भी मेटल को हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक। सेकेंड जो हमारा इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलॉय है वो है ब्रास। ब्रास क्या चीज है? तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का एलॉय। कॉपर कितना परसेंट है? 60% कॉपर। एंड जिंक कितना परसेंट? तो जिंक बचा आपका 40%। ठीक। ब्रास जो है ये क्या दिखता है, थोड़ा सा हमको येलोइश येलोइश कहना चाहिए कि ये गोल्ड लाइक अपीयरेंस है इसका। क्या है इसका? गोल्ड लाइक अपीयरेंस। ठीक। दूसरा चीज ब्रास के अंदर की खास प्रॉपर्टी है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, और ये क्या है, साथ ही साथ हाईली कंडक्टिव भी है। हम लोग इसको लिखेंगे हाईली conductive and corrosion resistant। हाईली कंडक्टिव एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, इस वजह से देखोगे आप, जो भी हमारे घर में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे घर की जो सीलिंग रोज है, सीलिंग रोज मतलब कहना चाहिए जो बल्ब होल्डर है, जो एलईडीज वगैरह को होल्ड करके रखता है, दिखना वो आपको किस टाइप का दिखेगा, गोल्डन कलर का दिखता है, और वो बना किससे होता है, ब्रास से बना होता है। हमारे जो स्विचेस के अंदर कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहते हैं वो भी हम किससे बनाते हैं, उसमें ब्रास से बनाते हैं। हमारे जो 3 पिन प्लग्स सॉकेट है, मेल फीमेल, जो फीमेल है उसके अंदर का पार्ट और जो मेल है उसका पार्ट जो रहेगा वो किससे बना होता है, ब्रास से बना होता है। ठीक है ना। तो लिखना चाहिए यूज्ड इन प्लग एंड सॉकेट्स, प्लग और सॉकेट्स में यूज करते हैं, सीलिंग रोज में यूज करते हैं, सीलिंग रोज में, और स्विचेस वगैरह में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं ब्रास का। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे लिए ब्रॉन्ज। जनरली हम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ब्रास और ब्रॉन्ज में। तो देखो, सिंपल सा मतलब जिस तरीके से मैं याद किया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि ब्रॉन्ज में जेड है, जेड से हम लोग क्या सोचते हैं कि जिंक होगा इसमें। तो जिसमें जेड है उसमें जिंक नहीं है, उसमें जिंक की जगह क्या आएगा, उसमें आएगा जिंक की जगह टिन। तो alloy ऑफ किसका, इट इज एन alloy ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर का कंसंट्रेशन काफी हाई रहता है, अराउंड 88%। एंड टिन,
अराउंड 12%। ये अलॉय है ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज की खास बात क्या है और इसका दिक्कत क्या है कि पहली बात तो ये हार्ड होता है, लेकिन ये हार्ड के साथ साथ क्या होता है, ब्रिटल भी होता है। मतलब इसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से ये अपना जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको लूज कर देता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी भाई, कौन किसका अलॉय है, ये आपको पता रहना है। ठीक। हम लोग फोर्थ एक और टॉपिक, एक और चीज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और वो है हमारा फोर्थ, दैट इज फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज सुना सुना सा लग रहा है क्या? जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्प्रिंग बने रहती है उसको हम लोग कहते हैं कि जो स्प्रिंग बना है भाई हमारे इस एम मीटर का, हमारे वोल्ट मीटर का, हमारे गैल्वेनोमीटर का, वो बना होता है ऑफ द मटेरियल कॉल्ड फॉस्फर ब्रॉन्ज। फॉस्फर ब्रॉन्ज खुद में किस चीज का बना है? तो फॉस्फर ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ, इज कहना चाहिए, इज अ कंपोजिशन ऑफ कॉपर that is 90% plus tin that is 9.7%. ठीक है, and very small amount of, and very small amount of phosphorus. ठीक है? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, फॉस्फोर बॉन्ड्स को हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो यूज्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग्स बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक अलॉयज हुए जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, मटेरियल्स। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज हाई रेजिस्टेंस अलॉय। ये बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे जो अलॉयस देखे वो ऐसे अलॉयस थे जिनका रेजिस्टेंस थोड़ा क्या था, कम था, और उसको हम लोग इन जनरल यूज करते हैं अपने कोई भी कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, वायर्स वगैरह के जैसा, है ना। अब हम लोग देखते हैं हाई रेजिस्टेंस अलॉय। हाई रेजिस्टेंस अलॉय में मैं पहले अलॉय की बात करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसमें से, जो कि है नाइक्रोम। नाइक्रोम, नाइक्रोम किससे किससे मिलके बना है? नाइक्रोम इज अलॉय ऑफ, नाइक्रोम है तो निकल, क्रोम से क्रोमियम, क्रोमियम, एंड एट लास्ट थोड़ा सा मैंगनीज। ठीक है, अब ये जो निकल है, ये निकल हम लोग कितना डाल रहे हैं, कैडमियम कितना डाल रहे हैं, मैग्नीज कितना डाल रहे हैं? तो ये जो वैल्यूज हैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये आपके लमसम इसके आसपास है। एग्जाम में अगर आपको इसके आसपास का नंबर दिखता है तो आप बेझिझक इसको टिक मार सकते हैं। 75 to 78%, क्रोमियम विल बी अराउंड 20 से 30%, और मैंगनीज विल बी अराउंड 1 to 2%। क्लियर? ये नाइक्रोम है हमारा। नाइक्रोम का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? नाइक्रोम आर जनरली यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ क्या? हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर, है ना। इलेक्ट्रिकल हीटर बनाने के लिए, टोस्टर बनाने के लिए, वाटर हीटर्स बनाने के लिए, इन सब के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होती है वो नाइक्रोम की बनी रहती है। फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ
इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, टोस्टर। ठीक, ये हुआ हमारा नाइक्रोम के बारे में। अब हम देखते हैं सेकंड और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज मैंगनीन। मैंगनीन किसका कंपोजिशन क्या है? पहला तो हमारे इसमें कॉपर रहे ही रहेगा, दूसरा है मैंगनीज, और थर्ड वन इज निकल। ये है 86%, 12%, ये है 2%। ठीक है, ये हमारा मैग्नीज। मैग्नीज की कुछ खास बातें क्या है? तो भाई देखो, मैग्नीज का हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे? हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग पोटेंशियोमीटर्स ऑफ लैब। लैब में पोटेंशियोमीटर्स को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? पहले तो एप्लीकेशन लिख लेते हैं। यूज्ड टू मेक रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर। यूज्ड टू मेक पोटेंशियोमीटर फॉर लैब्स। लैब में पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि इसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, देयरफॉर वेरी लेस अफेक्टेड बाय, वेरी लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो इसके अंदर विद द चेंज इन टेम्परेचर इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो उतना ज़्यादा वेरी नहीं करती है। ठीक, अगर हम लोग बात करें इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, तो इसकी जो अल्फा की वैल्यू है ये आएगा 0.0015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं नाइक्रोम की बात नहीं, कॉन्स्टेंटिन की बात करें, कॉन्स्टेंटिन का जो है 0.0020 होता है। ठीक, चलते हैं आगे। नाइक्रोम हो गया हमारा, हमारा हो गया मैंगनीज। नेक्स्ट वन इज अवर कॉन्स्टेंटाइन। थर्ड कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटेंट क्या चीज का एलॉय है? कॉन्स्टेंटेंट है एलॉय कॉपर और निकल का। कॉपर और निकल। कॉपर कितना? तो ये दोनों में लगभग बराबर ही रहता है, एक 45 और एक 55%। इसकी भी खास बात क्या है? तो इसकी भी खास बात है कि इसका भी जो है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब लो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमसे कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा कि इसकी अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। कितनी? 0.0020 पर डिग्री सेंटीग्रेड। है। कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग इसका? यूज़ करते हैं हम लोग जनरली फॉर शंट रजिस्टर बनाने के लिए, इन केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और वोल्ट मीटर, ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं इसका थर्मोकपल्स में।
तो यूज्ड फॉर शंट रजिस्टर, ठीक, शंट रजिस्टर एंड थर्मो थर्मोकपल। शंट रजिस्टर और थर्मोकपल बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक। कॉन्स्टेंटाइन का एक और नाम है, क्या नाम से हम इसको और जानते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूरेका। क्या बोलते हैं हम इसको? यूरेका। ठीक। तो हमारा हो गया नाइक्रोम, हमारा हो गया मैंगनीज, हमारा हो गया कॉन्स्टेंटाइन। अब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स की, क्योंकि अपने लिए ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन इज अवर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इसके अंदर हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी। सेकंड थिंग, हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि वो बहुत ही इजीली, या कहना चाहिए कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। ठीक है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फोर्थ इज लो परमिटिविटी। लो परमिटिविटी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉन इन्फ्लेमेबल। नॉन इन्फ्लेमेबल। लास्ट वन इज unaffected by acids and alkali. पांचवा, छठवा, unaffected by acids and alkali। एसिड्स और अल्कली से अफेक्टेड नहीं होते। ठीक। अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो है इम्पोर्टेंट है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है? तो पहला है, हम लोग यूज करेंगे माइका की। ठीक है? माइका। माइका क्या है? इसका कंपोजिशन क्या होता है? ये सिलिकेट मिनरल से बना होता है। कंपोजिशन सिलिकेट मिनरल। ठीक है। हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं? बेसिकली हमको ना ये सब चीजों में यूज पता होना चाहिए। कंपोजिशन तो ठीक है, यूज भी पता होना चाहिए। तो हम इसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के अंदर हम लोग माइका का यूज करते हैं, जो हाई वैल्यूज जो कैपेसिटर होती है। ठीक। ट्रांसफार्मर्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं, और हाई वोल्टेज इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग माइका का यूज करते हैं। तो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल
कैपेसिटर, कैपेसिटर्स बनाने के लिए फिर मैंने बताया आपको ट्रांसफार्मर्स के अंदर एंड हाई वोल्टेज इंसुलेशन, एंड हाई वोल्टेज इंसुलेशन, यहाँ पे हम लोग माइका का यूज करते हैं। माइका की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसमें। और ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लमसम कितनी होती है, ये होती है 200 केवी पर एमएम। एग्जाम में आप ध्यान देना कि केवी में है, वी में के मतलब किलो वोल्ट पर एमएम में है, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, उसके हिसाब से आपका जो आंसर है ना वो वेरी हो जाएगा, 200 से चेंज होगा। मतलब इसको चेंज करना यूनिट को, बस यही मेरा कहने का मतलब है। ठीक, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट, दैट इज माइका। सेकंड जो है हमारे पास वो है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या चीज़ है और यूज कहाँ पे होता है? तो हम लोग जनरली इसका फ्यूज बॉक्स के अंदर जो एमसीबी रहती है ना, जो स्विच बोर्ड हमारा रहता है, एमसीबी के जो डिफरेंट आरवाईबी टर्मिनल होते हैं उसके बीच में लगाने के लिए एक पतला 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 सा हमको पार्टीशन टाइप का देता है, उसी में हम लोग एस्बेस्टस यूज करते हैं। समझ रहे हो? तो कहना चाहिए कि इसका ये कंपोजिशन कहूँ तो ये क्या होगा, ये बेसिकली तो रहता तो है इनऑर्गेनिक सॉलिड है, इनऑर्गेनिक सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल, इनऑर्गेनिक सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। और यूज कहाँ पे मैंने आपको बताया, फ्यूज बॉक्स में या आपके स्विच बोर्ड के अंदर। स्विच बोर्ड मतलब वो एमसीबी बोर्ड्स के अंदर में। ठीक है, यूज्ड इन फ्यूज बॉक्स एंड स्विच बोर्ड्स। ठीक, तीसरी बात करें हम लोग, हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, माइका एस्बेस्टस, सिरेमिक। सिरेमिक इज वंस अगेन यूज्ड फॉर मेकिंग कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, सिरेमिक का टाइप के अंदर आता है पोर्सिलिन, है ना। पोर्सिलिन जो है वो एक टाइप ऑफ सिरेमिक है। सिरेमिक जो है वो हम पहले तो इसका देख लें कि सिरेमिक क्या होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग कैपेसिटर, हाई वोल्टेज हाई वैल्यूज कैपेसिटर बनाने के काम आता है, यूज फॉर मेकिंग कैपेसिटर। ठीक, इस सिरेमिक के अंदर सिरेमिक का पार्ट होता है पोर्सिलिन टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ सिरेमिक है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन जो है वो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कहाँ पे, या आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में, जहाँ पे हम लोग इंसुलेटर्स पढ़ते हैं, वहाँ पे आपके पोर्सिलिन इंसुलेटर यूज होते हैं। और ये जो पोर्सिलिन बना रहता है वो किससे बना होता है, ये बना होता है कैलोलिन काओलिन स्पेलिंग है, एक बार चेक कर लेंगे। काओलिन, फेल्ड्सपर, फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज, ये तीनों को मिला के हमारा बना होता है पोर्सिलिन। और पोर्सिलिन कहाँ पे यूज होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यूज फॉर मेकिंग इंसुलेटर, इंसुलेटर बनाने के हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारे जो तीन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो हमारे माइका, एस्बेस्टस और सिरेमिक से हैं। उसमें भी माइका और सिरेमिक से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा मतलब ऐसी जो मैंने आपको बताया यही बनेगा, और इसके अलावा क्या ये पूछ सकता है वो। आ, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया है इंसुलेटिंग मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ, एक मिनट ना, just a minute, ठीक, मेरे ईयर प्लग का मेरी बैटरी ड्रेन हो गया है ऑलमोस्ट, मैं वही चेक कर रहा हूँ कि किसी भी वक्त ऑडियो ना चला जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग
material on the basis of टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस्ड हम लोग अपने क्लासिफिकेशन किए हैं। कैसा है? तो हम लोग पहला बोलेंगे टाइप ऑफ इंसुलेशन। कितने टेम्परेचर तक में, है ना? तो इंसुलेशन हमारे पास है कौन कौन से? वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, है ना? अब जैसा भी आप याद कर लीजिए, मैं बहुत ही फनी तरीके से इसको याद करके रखा हूँ। ठीक। मैं कैसे याद करके रखा हूँ? एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। ठीक। जो गर्लफ्रेंड है बहुत ज्यादा क्या है, डोमिनेटिंग है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल करके रखती है। ठीक। तो वो अपने दोस्तों को या किसी को भी बता रही है कि ये ही, मतलब खुश हो रही है, ये वाई ए ई, ये बॉयफ्रेंड है कंट्रोल। ठीक है, वाई ए ई, बॉयफ्रेंड है कंट्रोल। बस ये याद करने का तरीका है, मतलब जैसा मैं याद करके रखा हूँ आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ये बहुत ही फनी वे था तो मुझे जल्दी याद हो गया था। वाई क्या है? वाई अप टू 90 डिग्री। अब आपको 10 15 का वेरिएशन करना है बस। ठीक है ना? तो ए है 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप यूज कर सकते हैं। देन अगेन आप इसमें 15 ऐड करें, ई 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक के। देन बी जो है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आप यूज कर सकते हैं। एफ जो है 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक के। एच जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी जो है ये है हमारा अबव 180 डिग्री सेंटीग्रेड। सी टाइप के जो हमारा टाइप ऑफ इंसुलेशन है, ये बना किससे होता है? तो ये बना होता है माइका ट्रीटेड विथ ट्रीटेड सॉरी माइका ट्रीटेड ग्लास फाइबर। माइका ट्रीटेड ग्लास फाइबर। ये 180 डिग्री तक के जो हम लोग यूज करते हैं, ये किसका होता है? ये या तो आपके माइका का रहेगा या फाइबर का रहेगा, या इसको आप बोलो माइका फाइबर। ठीक। 130 डिग्री जो है, यहाँ पे आप बोलोगे कि आप यहाँ पे ग्लास का जो यूज कर सकते हो, ग्लास और फाइबर। 120 डिग्री में हमारे इनेमल्स, इनेमल्स। 90 पे तो सब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, पेपर हो गया। ठीक, ये सब चीजें। और इसमें 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग यूज कर सकते हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर। इम्प्रेग्नेटेड पेपर। ये बेसिकली होता क्या है, जो नॉर्मल पेपर रहता है, इस नॉर्मल पेपर को आप ट्रांसफॉर्मर ऑयल में डुबा दोगे, है ना? उसके बाद वो इम्प्रेग्नेटेड पेपर टाइप का, या इम्प्रेग्नेटेड पेपर बोल सकते हो। ठीक है। पेपर, ऑयल, वार्निश। आपको एग्जाम में मेरे, मतलब जहां तक मैंने देखा है अभी तक के, कभी भी ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं पूछा कि कौन सा टाइप का इंसुलेशन, मतलब कॉटन या सिल्क किस टाइप के इंसुलेशन में फॉल करता है, या कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक आप यूज कर सकते हैं। उसका बेसिकली क्वेश्चन ये रहता है कि वाई टाइप का इंसुलेशन है या ए टाइप का इंसुलेशन है, तो कितने टेम्परेचर तक, अप टू विच टेम्परेचर वी कैन यूज दैट टाइप ऑफ इंसुलेशन। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा, है ना? बहुत ज्यादा ये आपके इसके एग्जाम्पल्स में मत जाइएगा, अदरवाइज आपका बहुत क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक। अब हम लोग, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जस्ट एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये स्टैटिक वैल्यूज ही हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड देयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड देयर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या क्या है हमारे पास, और क्या क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो पहले हम लोग सभी इंसुलेटिंग मटेरियल्स को लिख लेते हैं, जो, या साथ ही साथ लिखते चलते हैं, जो एयर है हमारा। पहले मटेरियल्स लिख देता हूँ एक साथ। एयर हो गया। एयर के बाद उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है पोर्शेलिन। ठीक। देन
रबर्स, ठीक है, बैकेलाइट, बैकेलाइट, बैकेलाइट से ज्यादा वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, VIR, VIR, देन ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, PVC, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल का PVC से भी ज्यादा होता है। एयर का कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है? तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 kV/mm। पोर्शलिन का कितना है? तो पोर्शलिन 12 से 15 तक रहेगा आपको। ठीक। इसके आसपास जो भी आपको एग्जाम में दिखेगा ना, आपको उस पर टिक करना है। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज आपको कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी। तो ये लमसम वैल्यूज रहती हैं जनरली सभी। ऐसी रबर भी आपका क्या है, 10 से 15 kV/mm है। ठीक। नेचुरल रबर का ज्यादा होता है, बट क्योंकि वो क्या होता है, बहुत जल्दी केमिकली रिएक्ट कर लेता है, और जो अपने वायर्स वगैरह है उससे रिएक्ट करने लगता है, इस वजह से हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, है ना। उसको हम लोग ने रबर को क्या बनाया, फिर VIR बनाया। ठीक है। बैकेलाइट हो गया हमारा 20 से 24 kV/mm। वल्कनाइज्ड इंडिया रबर हो जाएगा हमारा 30 से 40 kV/mm। ट्रांसफार्मर आयल हो गया हमारा 30 से 50 kV/mm। PVC हमारा लगभग 40 kV/mm। तो ये हमारे कुछ जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है एग्जाम में, इनसे मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिए। ऐसे आप देखने जाओगे तो आपको ऐसे अपने तो 50 से 60 मटेरियल मिल जाएंगे, लेकिन सभी का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो दैट्स इट फॉर आवर इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो हमने इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के इस ज़्यादा हम लोग ने पढ़ा नहीं है, बट जो भी पढ़ा है इसी से आपको क्या होंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी और जो स्टैटिक वैल्यूज हमने डिस्कस किए वहीं से आने वाला है। क्लियर है? चलिए ठीक है। कुछ मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगा, है ना। अराउंड 40-50 एमसीक्यूज में इसके जो डम टॉप क्वेश्चंस होंगे। और वो क्वेश्चंस जो मैं आपको एमसीक्यूज में कराऊंगा वो आपको इन मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये थ्योरी उठाया, इसी थ्योरी पे एमसीक्यू बना दिए, कुछ नए क्वेश्चंस भी रहेंगे, है ना। कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक को डिस्कस नहीं किए, हो सकता है उससे भी थोड़े क्वेश्चन रहेंगे, पूरे उसी से नहीं रहेंगे। बट मैं थोड़ा मिक्स करके आपके लिए अच्छे एमसीक्यूज लेके आऊँगा। ठीक। एमसीक्यू की क्लास भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। चलिए, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, हाँ? और एमसीक्यू की क्लास आपकी जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप उसको भी देखिएगा। ओके। चलिए ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।